हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हफ्शा स्प्रेड क्लासेस। देखिए, आज हम अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। प्रैक्टिस है ये हमारी। और प्लीज़ फ्रेंड्स, जितने भी आप लर्नर्स हैं, आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए चैनल को। और आगे प्रोसीड करते हैं हम। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर आर्थिक क्रिया है? बिजनेस, सर्विस, नौकरी, चैरिटी, परोपकार, प्रोफेशन। कि नॉन प्रॉफिट जो है वो क्या है? बिजनेस जो है वो एक प्रॉफिट अर्न करने के लिए होता है, नौकरी भी और पैसा भी, लेकिन जो चैरिटी होती है वो नहीं होता है। फ्रेंड्स, ये ऑप्शन हमारा ठीक है। गैर आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत वह क्रियाएं आती हैं जो धन कमाने के लिए नहीं की जाती हैं। ये क्रियाएं देश सेवा, समाज सेवा और धार्मिक कर्तव्य के रूप में की जाती हैं। उदाहरण के लिए, जब माँ अपने परिवार के बच्चों के लिए, कि जो एक मदर होती है वो अपने बच्चों के लिए जो भी काम करती है तो वो उनकी वेलफेयर के लिए करती है, उनके लिए लव अफेक्शन जो भी अपना दिखाती है, वो अपने बच्चों को बिना किसी लालच के, बिना किसी प्रॉफिट के दिखाती है। जबकि व्यवसाय, नौकरी या पेशा आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत धन कमाने और उसे व्यय करने से संबंधित क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सरप्लस ऑफ ए डेफिसिट रिवील्ड बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू। आय एवं व्यय खाते द्वारा प्रकट होने वाले अधिक्य अथवा कमी को अंतरित किया जाता है। रिसीप्ट इन पेमेंट अकाउंट में इनकम एक्सपेंडिचर खाते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो सरप्लस दिखेगा या डेफिसिट दिखेगी या कोई कमी दिखेगी तो उसे हम किस अकाउंट में शो करेंगे? तो यहाँ पर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, प्राप्ति भुगतान खाते में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाभ हानि खाते में, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, कैपिटल अकाउंट में या कैपिटल फंड में। रिसीप्ट पेमेंट, प्रॉफिट लॉस, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल फंड अकाउंट। तो हमारा जो पूंजी निधि है ना, कैपिटल फंड अकाउंट, उसके अंदर अगर कोई सरप्लस आ रहा है वो, अगर कोई लॉस आ रहा है तो वो उसके अंदर आ जाएगा। आय एवं खाते द्वारा प्रकट होने वाले अधिक्य अथवा कमी को पूंजी निधि में अंतरित किया जाता है। चालू वर्ष के अधिक्य को पूंजी में जोड़कर तथा कमी को घटाकर दिखाया जाता है। इज दैट क्लियर? ओके। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस ऑफ, प्राप्ति और भुगतान खाता किन लेन देनों को अभिलिखित करता है? प्राप्ति एवं भुगतान खाता, रेवेन्यू, रिसीप्ट और पेमेंट, ठीक है, कैपिटल रिसीप्ट एंड पेमेंट, ऑल रिसीप्ट एंड relating to the current year, all receipt and payment relating to the current year, succeeding year as well as preceding year। प्राप्ति और भुगतान खाता कौन से लेन देन को दिखाता है? कि क्या हो जाएगा? ऑल रिसीप्ट रिलेटिंग द करेंट ईयर, तो प्राप्ति है, लेकिन पेमेंट भी है ना, ऑल रिसीप्ट एंड पेमेंट। दोस्तों, यहाँ पर जैसे हमारा प्राप्ति और भुगतान रिसीप्ट एंड पेमेंट के नाम से हमें पता चल रहा है, तो यहाँ पर रिसीवेबल्स भी हैं और पेबल्स भी हैं, तो इसलिए डी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। प्राप्ति और भुगतान खाता चालू वर्ष के साथ साथ विगत वर्ष से संबंधित चालू तथा अपने वाले आने वाले वर्ष से संबंधित सभी प्राप्तियों भुगतानों का रिकॉर्ड उन्हें अभिलिखित करता है। यह खाता गैर लाभ संस्था, रियल या वास्तविक खातों के तौर पर काम करता है, जिसमें सभी प्राप्तियों भुगतानों को लिखा जाता है। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा नॉइस आया है। कई बार ऐसे होता है जब भी रिकॉर्ड करते हैं क्लासेस को, तभी ऑलमोस्ट जितने भी हैं तभी आते हैं, सारे ट्रैफिक तभी आता है। तो गाइस, आप इग्नोर करिए ये जो प्रॉब्लम है इसको, और आगे हम क्वेश्चंस के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। चालू आने वाले वर्ष से संबंधित प्राप्त भुगतान का रिकॉर्ड अभिलिखित करता है। ये खाता गैर लाभ संस्था के लिए रियल या वास्तविक खातों के तौर पर काम करता है, ठीक है। रियल अकाउंट के तौर पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो खाता है वो खोला जाता है, सभी प्राप्त भुगतानों को उसमें लिखते हैं। निम्नलिखित प्राप्तियों में से कौन सी आयगत प्रकृति है?
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसिप्ट इज ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? अमाउंट रियलाइज्ड बाय फ्रॉम द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, बैंक से ली गई उधार राशि, अमाउंट बोरोड फ्रॉम ए बैंक, ठीक है। कंपनसेशन रिसिप्ट फ्रॉम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फॉर द एक्विजिशन ऑफ लैंड ऑफ द फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है रेवेन्यू अकाउंट से कौन सी रिलेटेड है। तो हमारा डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, निवेश पर प्राप्त लाभ, कि जो हमने इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर जितना भी हमें प्रॉफिट अर्न हो रहा है वो हमारा रेवेन्यू के अकॉर्डिंग जाएगा। आयगत प्रकृति की प्राप्तियों का आशय उन प्राप्तियों से होता है जो सामान्य व्यावसायिक क्रियाओं से उत्पन्न होती हैं। आयगत प्राप्तियाँ आवर्ती स्वभाव की होती हैं तथा बार बार आती हैं, कि जो इनकम्स हैं और हमारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, बार बार होकर होते हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं, ये इनकी टेंडेंसी होती है। आयगत प्राप्तियों को लाभ हानि खाते में आय के रूप में दिखाया जाता है। प्रमुख आयगत प्राप्तियाँ इस प्रकार की होती हैं। तो जिससे जो हमारी आयगत प्राप्तियाँ होती हैं वो स्टॉक की हानि के संबंध में प्राप्त क्षतिपूर्ति, कि जो हमारा स्टॉक है उससे जो लॉस हो रहा है उससे रिलेटेड, माल के विक्रय से प्राप्त राशि, कि जो हमारी गुड्स हैं उसको हम सेल्स कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड, रियल एस्टेट के व्यापारी द्वारा भवन भूमि की बिक्री, सरकार से प्राप्त निर्यात संवर्धन हेतु अपादान या नकद सहायता, बैंक में राशि जमा राशि या निवेश से प्राप्त ब्याज, अंशों या निवेश पर प्राप्त लाभांश। स्पष्ट है कि निवेश पर प्राप्त लाभांश आयगत प्रकृति की प्राप्तियाँ हैं। ये इनकम मतलब इनकम नेचर की है, ये रिसीप्ट जो है हमारी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन सा है? सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, डेप्रिसिएशन, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो जो हमारी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो क्या है? डेप्रिसिएशन गुड्स से रिलेटेड होता है, एडवर्टीजमेंट भी और इंटरेस्ट ऑन लोन भी, कि हम रेट पर ब्याज ले रहे हैं वो भी। लेकिन सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर जो होता है वो हमारी नॉन प्रॉफिट एक्सपेंस होता है। नॉन प्रॉफिट एक्सपेंस के अंतर्गत प्रबंधकीय निदेशक के वेतन को शामिल किया जाता है, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर का जो वेतन होता है, सैलरी होती है, उससे इंक्लूड किया जाता है। गैर परिचालन व्यय का आशय ऐसे व्यय से है जो प्रत्यक्ष रूप से परिचालन कार्यों से संबंधित नहीं होता है, ठीक है। जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड नहीं होगा तो वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो जाएगा। प्राप्ति तथा भुगतान लेखा किसके द्वारा किया जाता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स, ट्रेडिंग कंसर्न्स, कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956। तो जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स, गैर व्यापारिक प्रतिष्ठान के द्वारा। गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा वर्ष के अंत में निम्नलिखित खाते विवरण तैयार किए जाते हैं: प्राप्तियां भुगतान खाता, आय व्यय खाता, आर्थिक चिट्ठा। क्लियर फ्रेंड्स? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज ए गैर लाभकारी संगठन का आय तथा व्यय खाता है। रियल अकाउंट वास्तविक खाता, नामांकन खाता, ठीक है। गैर लाभकारी संगठन का आय तथा व्यय खाता होता है वास्तविक खाता, नामांकन खाता, व्यक्तिगत खाता, प्रतिनिधित्व खाता। तो जो गैर लाभकारी जिसको प्रॉफिट अर्न करने की ज़रूरत नहीं होती, वो सिर्फ वेलफेयर के लिए काम करते हैं, तो उनका जो खाता होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है, नामांकन खाता होता है, ठीक है। गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा बनाया जाने वाला आय व्यय खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट
नाममात्र खाता होता है या नामांकन खाता होता है कि प्रकृति का होता है। ये खाता व्यापारिक संस्थाओं द्वारा बनाए जाने वाले लाभ हानि खाते के समकक्ष होता है। ठीक है, जैसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है सेम वैसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है। आय और व्यय का लेखा दिखाता है सकल लाभ, शुद्ध लाभ, वित्तीय स्थिति, इनमें से कोई नहीं। आय और व्यय का जो खाता होता है वो क्या सकल लाभ, शुद्ध लाभ और वित्तीय स्थिति नहीं दिखाता है। तो यहाँ पर आय व्यय से संबंधित लेखा गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा आय व्यय खाते के अंतर्गत किया जाता है, जिसके फलस्वरूप संस्था के आय पर व्यय तथा अथवा व्यय पर आय के अधिके के बारे में कि इनका एक्सपेंसेस ज़्यादा है इनकम से या इनकम ज़्यादा है एक्सपेंसेस से, उसको हम डिटेल्स में देखते हैं और ये इसके बारे में हमें बताता है। एक गैर व्यापारिक संस्था के अंतिम खाते में क्या नहीं बनाया जाता? प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता, व्यापारिक खाता, आर्थिक चिट्ठा। कि जो एक गैर व्यापारिक संस्था होती है उसके फाइनल अकाउंट्स में व्यापार खाता ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाया जाता, क्योंकि वो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है। आपको इसके नाम से पता चल रहा है गैर व्यापारिक संस्था मीन्स व्यापार खाता उसमें नहीं बनाया जाएगा। तो एक गैर व्यापारिक संस्था का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, इसलिए वह व्यापार एवं लाभ हानि खाता नहीं बनाती, बल्कि इसके स्थान पर वह निम्नलिखित खाते तैयार करती है, जैसे कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आफ्टर ऑल वो क्या करती है? बैलेंस शीट बनाती है। सो हमारा सी ऑप्शन ठीक होगा। एक क्लब ने 31 मार्च 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में निम्नलिखित चंदे प्राप्त किए। बकाया चंदे 31 मार्च 2003, 31 मार्च 2004, 19,500 का, 25,500 का। अग्रिम चंदे कितने आ जाएंगे? एडवांस में जो आएंगे वो आ जाएंगे 12,800, 9,500। वर्ष 2003-04 में प्राप्त चंदे 12,45,000 थे। क्लब की 3-4 की चंदे की आय थी। तो आपको इनमें से गेस्ट करो कि कौन सी है। 3-4 में प्राप्त चंदे 2,45,000, क्लब की 3-4 की चंदे की आय आपको बतानी है। ठीक, तो यहाँ कैलकुलेशंस देख लीजिए आप। वर्ष 2003-04 में क्लब के चंदे की आय की राशि क्या है? वर्ष में प्राप्त चंदा 2,45,000 जोड़ ऐड करेंगे हम बकाया, ठीक है, 25,500 और फिर ऐड करेंगे एडवांस 12,800, 2,83,300। हमने बकाया और अग्रिम दोनों को ऐड कर दिया है 3 और 4 का, ठीक है। और फिर घटाया बकाया चंदा। ये जो बकाया चंदा है ना 19,500 का, ये हमने क्या करना है? माइनस करना है 2,63,800। जैसे 25,500, 12,800, ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है। बकाया चंदा इसका और इसका, फिर 19,500 बाद में लेस कर दिया जाएगा इसके अंदर से। 2,63,800 हमारे चंदे की आय हो जाएगी। यदि एक क्लब को 1998 के लिए चंदे के रूप में 1,00,000 रुपये प्राप्त हुए, प्राप्त चंदे की राशि 31/12/1998 को 15,000 थी, 31/12/1997 को 20,000 थी। चंदे के रूप में वर्ष 1998 के लिए आय की राशि आपको बतानी है। तो क्लब का है 1998 के लिए चंदे के रूप में 1,00,000 रुपये रिसीव हुए, राइट। फिर प्राप्त चंदे की राशि 31/12/98 को 15,000, 31/12/97 को 20,000। चंदे के रूप में वर्ष 1998 के लिए आय की राशि आपको बतानी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, वर्ष 1998 में क्लब का जो चंदा था वो स्टार्टिंग में 1,00,000 रुपीज़ था। फिर इसमें 31/12/1998 को चंदे की जो राशि थी 15,000, उसके अंदर हमने ऐड कर दिया, तो ये हमारा 1,15,000 आ गया। फिर इसमें 31/12/1997 को चंदे की शेष राशि कितनी बची? 20,000 बची।
तो 1998 में चंदे की प्राप्त राशि कितनी हो जाएगी? तो भाई 1,15,000 से आप 20,000 लेस कर दीजिए, तो जो हमारा 95,000 आएगा वो बैलेंस आ जाएगा। आय और व्यय लेखा दिखाया जाता है। सकल लाभ, लाभ, संगठन की वित्तीय स्थिति, इनमें से कोई नहीं। तो आय व्यय खाते के अंतर्गत आय व्यय का लेखा एक गैर व्यापारिक संगठनों द्वारा रखा जाता है। आय और व्यय लेखा सकल लाभ, लाभ और संगठन की वित्तीय स्थिति के अंतर्गत दिखाया जाता है? नहीं। आय व्यय खाते के अंतर्गत आय और व्यय का लेखा एक गैर व्यापारिक संगठनों द्वारा रखा जाता है। ये खाता व्यय पर आय के अधिक या व्यय पर आय की कमी को प्रकट करता है। लाभ हानि खाते के स्वरूप का होने के कारण आय व्यय खाते को नाममात्र खाते की श्रेणी में रखा जाता है। इसका डेबिट पक्ष व्ययों एवं क्रेडिट पक्ष में आयों को दिया जाता है। एक्सपेंसेस डेबिट साइड आ जाएंगे और क्रेडिट साइड आपकी इनकम्स आ जाएंगी। ठीक है। तो अगर व्यय हैं आय के ऊपर, इनकम कम है, एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस हैं ज़्यादा हैं और इनकम कम है, तो उस हिसाब से जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग रखा जाता है। 1 जनवरी 2022 को स्टेशनरी का स्टॉक 300, 2002 के दौरान स्टेशनरी के लिए भुगतान 1,020 एवं 31 दिसंबर 2002 को स्टेशनरी का स्टॉक 50 रुपीज़ हो तो कौन सी रकम 31 दिसंबर 2022 के लिए आय व्यय खाते में 31 दिसंबर 2022 के लिए आय व्यय खाते में बताई जाएगी? 1330, 830, 1080, 1380। तो यहाँ पर क्या है? ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट ऑफ स्टेशनरी 1080। तो लास्ट स्टेशनरी स्टॉक ऑन 1 जन में 1080 था, राइट। तो जैन में 1 जन 2002 में हमने 300 इसमें से लेस कर दिया है, 780 रुपीज़, राइट। फिर ऐड करेंगे हम स्टेशनरी ऑफ स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 50, 830 बैलेंस आ जाएगा। तो देखो कैसे किया है कि जो यहाँ पर 1080 था, ठीक है, तो लेस स्टेशनरी स्टॉक था 2002 में, तो ये 300 माइनस कर देंगे हम। फिर यहाँ पर स्टेशनरी ऑफ स्टॉक ऑन 31 दिसंबर, तो लास्ट में जो स्टॉक होगा वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ट्रांसफ़र टू इनकम एक्सपेंसेस एट 30 बैलेंस आ जाएगा। स्पोर्ट क्लब के लिए है, एक क्रीडा क्लब के पास अंतिम शेष माल, ठीक है, 1,000 के क्रिकेट बल्लों का था, क्रिकेट बैट्स थे, ठीक है, 1,000 का, 6,000 मूल्य के बल्ले प्रयोग में आए। प्रारंभिक शेष 800 मूल्य के बल्लों का था, कि जो ओपनिंग बैलेंस था किसका? 800 रुपीज़ के बल्लों का था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वर्ष के दौरान 6,200 के बल्ले बेचे गए, राइट। वर्ष के दौरान 6,200 के बल्ले क्रय किए गए, राइट। वर्ष के दौरान 6,200 के बल्लों का पुनर्मूल्यांकन हुआ। 5,800 मूल्य के बल्ले वर्ष के दौरान वितरित किए गए। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक दे दिया बैट्स का 800। ड्यूरिंग ईयर बैट्स यूज 6,000, 6,800 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बैट्स कितना? 1,000। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैट्स 5,800, ठीक है, क्लोजिंग बैट्स हो जाएगा। 6,800 से लेस करेंगे 1,000, 5,000। डिफ्रेंशिएशन देख लिया आपने।
बस यहाँ थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है कि कोई सब्ज़ी वाला आ जाता है, कोई भी आ जाता है, तो इस वजह से आई एम सॉरी फॉर योर डिस्टर्बेंस। तो फ्रेंड्स, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। आई थिंक स्माइल उठ गए हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please don't forget to like, share and subscribe. Okay, bye.